तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा द ब्रह्मास्त्र सीरीज प्रारंभ हो रहा है आज से, और इसमें हम लोग पहले बुक के पार्ट 1 के पहले बुक यानी पार्ट 1 का पहला इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में कितना अभ्यास है, उन अभ्यास को जान लेते हैं, फिर हम लोग अपना पहला अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा जो पहला अभ्यास इकाई होने वाला है, यानी बुक फर्स्ट का इकाई नंबर 1 जो होने वाला है वह बच्चों क्या होने वाला है, इस चीज़ पे थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर हम लोग अपने पहले अध्याय की ओर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ देख पा रहे होंगे जो आपका पहले बुक का पहला इकाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आपको कुल कितने अध्याय पढ़ने हैं बच्चों? 4 अध्याय पढ़ने हैं। पहला अध्याय है कूलाम का नियम और दूसरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पहला अध्याय। दूसरा क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, यह हमारा दूसरा अध्याय होने वाला है। जबकि तीसरा है क्या बच्चों, वैद्युत विभव, और चौथा संधारित्र तथा परावैद्युत। इस इकाई में बच्चों हमें यह टोटल 4 अभ्यास पढ़ने हैं। इस इकाई में हम लोग किससे रिलेटेड बातें करेंगे, तो इस पूरे इकाई में हम लोग चार्ज से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन यह चार्ज यहाँ पे रेस्ट में होंगे यानी विराम में होंगे। तो मतलब सर रेस्ट में हो या मोशन में हो तो कुछ अंतर होता है क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें अंतर होती हैं। यहाँ इस इकाई में जो चार्ज होगा वह किस में होगा बच्चों, रेस्ट में होगा। आवेश के बारे में जानेंगे, कैसे आवेश के बारे में, जो विराम में हो। तो देखते हैं इस इकाई में बच्चों जो हमारा आवेश होने वाला है वह विराम में होने वाला है। उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अगले इकाई की ओर तो उनमें क्या देखेंगे, जो आवेश होगा वह गति में आएगा। तो गति में आने के साथ साथ वह अपने साथ कुछ और गुण को प्रदर्शित करेगा, जो कि हम यहाँ समझ लेते हैं। लेकिन पहले इकाई में यानी पहला यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें बच्चों जो भी हमारा आवेश होगा वह विराम में होगा। कुछ जगहों पे लगेगा आवेश जो है गति में आ रहा है, लेकिन वह गति में वास्तव में नहीं होगा। यानी जब हमारा आवेश किस में होगा, विराम में होगा। दूसरा आवेश जब किस में होगा, गति में, लेकिन क्या एक समान गति में होगा यानी त्वरित गति नहीं करेगा। और तीसरा गति में होगा लेकिन यहाँ त्वरित गति में होगा। तो इस कंडीशन में बच्चों कुछ चीज़ें यहाँ नोट की जा रही हैं ताकि उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। विद्युत चुंबकीय तरंग, यह क्या लिखा है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि एक प्रकार की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में बच्चों जो हमारा आवेश होने वाला है वह पूरा विराम में होने वाला है। मतलब सर मतलब क्या, इस 4 अभ्यास में यह जो हमारा पूरा 4 अभ्यास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले इकाई का 4 अभ्यास, उस चारों अभ्यास में हमारा जो आवेश होगा वह किस में होगा, विराम में होगा। और उस कंडीशन में वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। यानी आवेश विराम के स्थिति में कौन सा क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों अगर यही आवेश गति में हो गया, और कैसे गति में, एक समान गति करे, कैसे गति करे बच्चों, एक समान यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गति करिए, तो इस कंडीशन में यह अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग से कोई मतलब नहीं होता है इस कंडीशन में भी। यानी जब आवेश हमारा गति में होगा, लेकिन कैसे, एक समान गति में। लेकिन यही आवेश बच्चों अगर त्वरित गति करने लगता है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में कुछ एनर्जी भी मुक्त करता है, जो कि किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। आई होप यह पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। पूरा पॉइंट फिर से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। क्या बच्चों, अगर हमारा आवेश जो है वह विराम में है, आवेश किस में है, विराम में है, तो उस कंडीशन में वह अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन यही आवेश अगर गति में होता है, लेकिन कैसे गति में, एक समान गति में, तो वह अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस कंडीशन में धारा भी बहेगी जब आवेश गति में होगा। तीसरे पॉइंट में अगर यही आवेश हमारा त्वरित गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और साथ में कुछ ऊर्जा मुक्त करेगा, जो कि किस रूप में होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा। आई होप यह पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। आवेश से रिलेटेड, यानी जब आवेश विराम में होगा, जब गति में होगा और जब त्वरित गति में होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रश्न पूछा है क्या है, प्रश्न यहाँ से पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों गतिमान आवेश द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है, प्लस चुंबक द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न कह सकता है कि अगर कोई आवेश त्वरित गति कर रहा है, यदि कोई आवेश कैसे गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो वह किन किन चीज़ों को उत्सर्जित करता है, क्या क्या चीज़ें वे बनाता है, तो वह वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग को भी उत्पन्न करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने पहले अभ्यास की ओर और देखते हैं हमारा पहला अभ्यास क्या होने वाला है। चलिए नोटिस करते हैं पहला अभ्यास हमारा क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट पर चलते हैं। आई होप इस चैप्टर के बारे में समझे होंगे। इस इकाई में हमें क्या पढ़ना है, इस पूरे इकाई में बच्चों हमें देखना है कि जो हमारा आवेश है वह विराम में है और उस कंडीशन में वह अपने साथ में कैसे कैसे गुण को शो कर रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, पाठ का नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र हमारा पहला अध्याय होने वाला है, यानी कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह होने क्या वाला है बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इस इकाई में हमारा जो पहला पॉइंट है वह क्या है बच्चों, वैद्युत आवेश। इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट है बच्चों वह क्या है होने वाला हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। इसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड होंगी। वैद्युत आवेश होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करेंगे। तो बच्चों वैद्युत आवेश जो है वह किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई भी वस्तु हुआ उसके पास यह गुण होता है। कौन सा गुण, वैद्युत आवेश का। इस गुण के कारण वह अपने चारों तरफ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युतमय प्रभाव का मतलब बच्चों, चाहे तो वह वैद्युत बल उत्पन्न करेगा, चाहे तो चुंबकीय बल उत्पन्न करेगा, या फिर दोनों चीजें उत्पन्न कर सकता है। होता क्या है नोटिस करेंगे तो कहा जा रहा है क्या, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह, यानी अगर कोई वस्तु है हमारे पास, उसका वह गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय बल अनुभव करता है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय बल अनुभव करता है अथवा वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी वैद्युत आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय बल अनुभव कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। वैद्युत आवेश जो है बच्चों वह कैसी राशि होने वाली है, तो अगर बात किया जाए वैद्युत आवेश जो है बच्चों वह आपकी अदिश राशि है। यानी अगर पूछा जाए कैसी राशि है तो वैद्युत आवेश अदिश राशि है। अगर पूछा जाए बच्चों वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं। ESU क्या है सर जी, तो ESU आपका आवेश का मात्रक है जो कि CGS में माना जाता है। ESU भी आपका आवेश का मात्रक है जो किस में माना जाता है, CGS में। तो बच्चों एक कूलाम में अगर पूछ ले कितना आवेश होता है, कितना ESU होता है, तो एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक कूलाम में एक वैल्यू और लिखा गया 1/10 EMU भी होता है। यह अभी आपसे पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितने EMU या फिर एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 पॉइंट और नोटिस कीजिएगा। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है बच्चों वह क्या होता है, फ्रैंकलिन। और यहीं बात करें आवेश के सबसे बड़े मात्रक पे तो यह क्या होता है, फैराडे। क्लियर है बच्चों, यानी यह पॉइंट हमें समझ में आया कि वैद्युत आवेश होता क्या है।
वैद्युत आवेश कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या है, सबसे छोटा मात्रक क्या है, बड़ा मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक क्या है, और एक कूलम में कितने ईएसयू और कितने ईएमयू होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देख रहे हैं अगला पॉइंट क्या है, यह जो आवेश है वह कितने प्रकार का होता होगा, यानी जो आवेश है वह कितने प्रकार का होता होगा। तो बच्चों आवेश जो है वह टोटल 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है धन आवेश, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सजातीय आवेश, कहीं कहीं इसका भी जिक्र किया गया होता है, और दूसरा ऋण आवेश या फिर कह सकते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब बच्चों यहाँ ध्यान से समझेंगे, सजातीय आवेश हम उन आवेशों को कहेंगे जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी अगर हमारे पास सेम नेचर के चार्ज हैं, चाहे तो वह प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी इन आवेशों को हम सजातीय आवेश कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों होता है ऋण आवेश, जिनको हम विजातीय आवेश भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर प्लस और माइनस आवेश है या फिर माइनस प्लस है, तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आवेश को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय आवेश क्या है सर जी, तो सजातीय आवेश वे आवेश या वे उन आवेशों का समूह जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय जस्ट इसी का अपोजिट यानी आकर्षित करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इन पॉइंट पे याद करेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर है बच्चों। अगर सेम नेचर के चार्ज हैं यानी समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर अपोजिट प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है बच्चों। तो अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, नोटिस करेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में यह बताया गया कि अगर कोई पदार्थ है तो वह पदार्थ उदासीन होगा। वह पदार्थ क्या होगा, उदासीन। मतलब सर, मतलब कहने का उस पदार्थ पे जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे। यहाँ धन आवेश को लेकर चला जाएगा प्रोटॉन को, ऋण आवेश को लेकर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को। यानी अगर कोई पदार्थ हमारे पास है तो उस पदार्थ पे जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी दोनों प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, दोनों पर आवेश की मात्रा समान होगी, जिसके कारण वह जो परमाणु होगा वह उदासीन होगा। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही कहता है कि अगर कोई पदार्थ हमारे पास है, नोटिस करेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो भी परमाणु होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वह जो पदार्थ होता है, परमाणु होता है, वह क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है सर जी, उदासीन। यानी परमाणु में समान मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। कुछ चीजें नोटिस किया गया है, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट कहा जा रहा है क्या, यदि कोई परमाणु, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यदि कोई परमाणु हमारा क्या है, ऋण आवेश है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पर, ध्यान से समझेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, अधिकता है। यानी अगर कोई परमाणु हमारा ऋण आवेशित हो गया तो इसका मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। कैसे सर जी, जैसे मान लीजिए एक परमाणु हमारे पास है जो कि क्या है, उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब कल्पना किया जाए अगर इस पर 5 प्रोटॉन हैं, यानी 5 कूलम आवेश है पॉजिटिव, और मान ले रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी -5 कूलम ऋण आवेश है। इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर मान ले रहे हैं इस पर क्या है, 5 कूलम हमारे पास धन आवेश है और 5 कूलम क्या है, ऋण आवेश, तो यह परमाणु हमारा कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन कहा गया अगर यह ऋण आवेश हो गया, कैसा हो गया, ऋण आवेश, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, अधिकता होगी। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, मतलब क्या सर जी, ये बताइए ऋण आवेश कब हुआ होगा, या तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज और आए होंगे, या -6 कूलम बना होगा, या -7 कूलम, या -8 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ी होगी, या फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के गए होंगे, या तो यहाँ से मान लीजिए +1 कूलम निकल गया तो कितना बचेगा, +4, और यहाँ पे कितना है, -5, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ हम कहें, आप लोग समझिएगा इलेक्ट्रॉन से, और पॉजिटिव का मतलब समझिएगा यहाँ प्रोटॉन से। क्लियर है बच्चों। यानी अगर इलेक्ट्रॉन, हम कोई परमाणु हमारा ऋण आवेश होता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी,
अधिकता होगी। अगर धन आवेश होता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएं तो -4 कूलम आवेश यहाँ बचेगा, कल्पना करो, और यहाँ पे कितना पर धन आवेश है तो 5 कूलम, तो इसकी अधिकता क्या हो गई, अधिक हुई। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा है आवेश का क्वांटीकरण तथा मूल आवेश। यह क्या कहता है बच्चों, तो ध्यान से समझेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके अतिलघु उत्तरी प्रश्न बनते हैं, ध्यान से इन चीज़ों को समझेंगे। क्या बताया जा रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, यानी प्रकृति में जो भी वस्तु आवेशित है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो उस पर चाहे नेगेटिव चार्ज हो, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का, एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है बच्चों, पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से समझेंगे। प्रकृति में कोई भी आवेशित वस्तु है तो उस आवेशित वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी न्यूनतम मान को, यानी इसी न्यूनतम वैल्यू को, अगर हम यहाँ से इन चीज़ों को क्लियर करना चाहें कि जिसे हम क्या कहते हैं, वही न्यूनतम जो वैल्यू है, उसी न्यूनतम वैल्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों, मूल आवेश कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर आवेशित वस्तु है तो वह आवेशित वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश होगा। उसी निश्चित और न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं बच्चों, हम मूल आवेश कहते हैं। और यह आवेश हमेशा किस में होता है, पूर्ण गुणज में, यानी एक कंप्लीट नंबर में होता है, यानी पूर्ण संख्या में होता है। किस में होता है बच्चों, यह एक पूर्ण संख्या में होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं मूल आवेश को। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी यही जो प्रॉपर्टी है न्यूनतम आवेश का होना, वो भी कंप्लीट नंबर में होना, यही जो उसकी गुण है, इसी गुण को क्या कहते हैं बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। आगे बढ़ें तो बच्चों देखिए, किसी पदार्थ पर, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश का परिमाण हो सकता है वह कितना हो सकता है, तो यहाँ इस चीज़ को बताया गया है कि यह आवेश आपका हो सकता है Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस का मतलब क्या बच्चों, वह धन आवेश भी हो सकता है, माइनस का मतलब वह ऋण आवेश, मतलब प्लस 10 कूलम, 20 कूलम, 25, 30 जो भी, इसी तरह -5, -10, -15। कभी चार्ज जो होगा वैसा नहीं होगा 1/2 कूलम, 3.5 कूलम, ऐसा कहीं आपको कैलकुलेशन में दिखेगा जरूर, लेकिन वास्तविकता या नहीं होता है, उसको ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कंप्लीट नंबर में चेंज हो जाएगा। आई होप इन पॉइंट्स को आप समझे होंगे। यानी आवेश का क्वांटीकरण कहता है किसी आवेशित वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यही जो गुण है, इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस पॉइंट से प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रश्न देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों देख पा रहे होंगे एक प्रश्न लिखा हुआ है। क्या प्रश्न, ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा बच्चों, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे और इस तरह के प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। कह रहा 8 कूलम आवेश में, ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या कहा जा रहा है, 8 कूलम आवेश में, यानी जो आवेश है वह कैसा आवेश है, 8 कूलम, वो भी कैसा, ऋण आवेश है। और चार्ज को बच्चों हम किससे दर्शाते हैं, Q से। आगे पीछे वाले पॉइंट में अगर जहाँ आवेश पढ़े हो तो वहाँ देखे हो अभी जस्ट क्या, Q बराबर NE, यानी किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है Q बराबर NE, चार्ज को किससे डिनोट किया गया, Q से। यानी अगर मान लो कोई पदार्थ है, उस पर हमारा कितना कूलम आवेश है, 8 कूलम, तो Q बराबर 8 कूलम आवेश दिया है, लेकिन कैसा आवेश है बच्चों, ऋण आवेश है। यह आवेश कैसा है, ऋण आवेश। थोड़ा सा नोटिस करो, कह रहा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसी को ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा, Q बराबर ये नहीं, प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पता है उस पर कैसे आवेश है, ऋण आवेश। ऋण आवेश ये इसका होने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे, सॉरी ऋण आवेश है, इसका मतलब हुआ होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, माने वहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकले होंगे या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे,
आए होंगे, इस वजह से ऋणावेश हुआ होगा। तो यहाँ से अगर हमें नंबर निकालना है इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ से कह सकते हैं Q/E, यानी Q क्या है बच्चों, कितना कूलम, 8 कूलम, और यहाँ E क्या होता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों कितना 1.6 × 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8/1.6 माइनस ये 10⁻⁹ को अंश में ले जाएंगे तो 10⁻+19 होगा। यहाँ से दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर 80 नीचे 16 × 10 पे कितना बच्चों 19, 16×5 = 80 यानी 5 × 10 पे 19 कूलम। आई होप यह पॉइंट इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पर होंगे जिसके कारण उस पर 8 कूलम क्या हुआ होगा, ऋणावेश हुआ होगा। क्लियर है बच्चों। इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न पर देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा, 1 कूलम आवेश में यानी यहाँ जो चार्ज दिया गया है वह कितना है बच्चों 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी n पूछा है। तो बच्चों इस पॉइंट को नोटिस करेंगे कि अगर हमारे पास 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस चीज़ की बात करता है, या बहुविकल्पी में कई बार भी पूछा है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना। 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 1 कूलम में। इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। Q = n, अगर n निकालना है तो बच्चों क्या होगा Q/E। तो यहाँ से कह सकते हैं n = Q का मान 1 कूलम, E का मान 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या 1 × माइनस से ऊपर जाएंगे +19 हो जाएंगे बटे 1.6। एक अंक पे दशमलव है अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे तो 10/16 और यहाँ हो जाएंगे 10 पे कितना बच्चों +19। अब यहाँ से 16 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.625 × 10 पे कितना 19। अब दशमलव को बच्चों आप एक अंक लेफ्ट ले जाएंगे तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जब भी कभी दशमलव लेफ्ट से राइट जाता है तो 10 पे नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। कितना नेगेटिव सर जी, तो जितना अंक दशमलव को हम लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे उतना ही नेगेटिव। अगर लेफ्ट से लेफ्ट आते हैं दशमलव तो 10 पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, जितना अंक हमें राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे। तो यहाँ कितना अंक लेकर जा रहे हैं, 1 अंक। क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले एक पूर्ण नंबर होना चाहिए, सार्थक अंक होना चाहिए, जो कि 0 सार्थक नहीं है। इस वजह से 6.25 × 10 पे कितना होगा बच्चों -1, क्योंकि दशमलव लेफ्ट से कहाँ गया है राइट। कितना अंक गया 1 अंक, तो 10 पे -1 × 10 पे कितना 19। तो यहाँ से कह सकते हैं 6.25 × 10 पे कितना 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों। यह पॉइंट आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे, आई होप समझे होंगे, लिखेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ एवं चालक। इस पॉइंट को भी ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस वर्ड का यूज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आगे के कॉन्सेप्ट में। विद्युत रोधी पदार्थ एवं चालक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा वे पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, जिसको आपने अब कई तरह से पढ़ा होगा, चालक पदार्थ के नाम से पढ़ा होगा, इसी को कुचालक पदार्थ के नाम से पढ़ा होगा। यही आपका बच्चों है क्या, यहाँ पे एक स्पेशल नाम रखा गया है विद्युत रोधी पदार्थ, या फिर इसी को एक नाम और कहते हैं परावैद्युत। इन वर्ड्स का यूज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। वे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता क्या कहलाते हैं बच्चों, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, या फिर परावैद्युत पदार्थ, या फिर अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सर जी लकड़ी हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईंटा पाथर जनबे करते हैं, जूता चप्पल गीला न रहे, बस ये सारे चीज़ आपके क्या होंगे, विद्युत रोधी पदार्थ होंगे, यानी जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके, मतलब जिनमें आवेश का प्रवाह ना हो सके। आई होप यह पॉइंट समझ पाए होंगे। इस वर्ड का यूज काफ़ी ज़्यादा होगा आगे के कॉन्सेप्ट में, इस वजह से इस पॉइंट को याद रखना कि विद्युत रोधी वर्ड या परावैद्युत वर्ड जहाँ भी यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि सर जी अचालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह न हो सके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बच्चों यहाँ पे दूसरा पॉइंट था हमारा चालक, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा क्या, कि वे पदार्थ
क्या वे पदार्थ जिसमें अवैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, यानी जिनमें अवैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए उन पदार्थों को क्या कह देंगे, चालक पदार्थ कह देंगे। जैसे बच्चों यहाँ सभी धातुएं आपके चालक होते हैं, लोहा लोह मटिया जो भी होता है उसमें क्या होता है, आराम से धारा का प्रवाह होता है। चांदी हो गया, सोना हो गया, च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश एक प्रचार जानते होंगे, च्यवनप्राश नहीं लेकिन सोना चांदी आपका क्या है, धातु है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी वैद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। तो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है बच्चों क्या है, कूलाम का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि पाठ का भी नाम था क्या, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से कहानी शुरू होता है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे, या तो वह थ्योरिकल हो या तो वह आपके न्यूमेरिकल हो, दोनों में से चाहे न चाहे कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इस हेडिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट को आप छोड़िएगा मत, सारे पॉइंट बहुत बारीकी से समझेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है, कूलाम का नियम तथा कूलाम का नियम क्या कहा जा रहा है। नियम को समझेंगे उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या कहा जा रहा है। ध्यान देना, कह रहा कूलाम के नियम से, इस नियम में हमें क्या बताया गया कि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेश, अगर हमारा जो है निर्वात है या फिर वायु है, वहाँ पर दो आवेश स्थित हैं तो उनके मध्य जो कार्यरत बल है, मतलब क्या सर जी, अभी जस्ट हम पीछे नोटिस किए हैं कि अगर हमारे पास सेम चार्ज हों तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज हों, अगर वह कैसे चार्ज हों, अपोजिट चार्ज हों, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन चीज़ों को अभी हमने पीछे क्या किया है, देखा है। तो यह आकर्षण प्रतिकर्षण एक तरह का फोर्स है। यह फोर्स होगा कितना, कितना लगेगा इन आवेशों के बीच में, इसी फोर्स के बारे में बताया किन्होंने, कूलाम ने बताया कि अगर या निर्वात हो या वायु हो और अगर कोई माध्यम हो तो उसके लिए भी अभी देखेंगे। यहाँ कंडीशन है निर्वात अथवा वायु हो, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास दो आवेश हैं तो उनके मध्य जो कार्यरत बल होगा F है, उनके मध्य जो कार्य करने वाला बल होगा F है, वह उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी उन आवेशों का मतलब, जैसे अगर एक आवेश हमारे पास Q1 यहाँ पर है और एक आवेश क्या है Q2, तो इन आवेशों के मध्य कार्यरत जो बल होगा वह आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का, वह डिपेंड करेगा इनके नेचर पर कि आवेश की प्रकृति क्या है, धन आवेश, ऋण आवेश या अपोजिट या सेम, तो उस पर डिपेंड करेगा फोर्स आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का। लेकिन यह फोर्स होगा कितना, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, तथा उनके बीच की दूरी r, यानी उनके बीच जो डिस्टेंस है r, अगर इसके बीच की दूरी r माने तो इस दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। क्लियर है? तो यह इनका नियम था, यानी अगर निर्वात में हमारे पास दो आवेश स्थित हैं तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, उन आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब, अगर आवेशों का गुणनफल बड़ा है, यानी आवेशों की मात्रा अगर ज़्यादा है तो गुणनफल ज़्यादा होगा, गुणनफल ज़्यादा होने से फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने बड़े चार्ज उतना ही अधिक क्या, फोर्स। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर आप दूरी थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो फोर्स बहुत ज़्यादा घट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और अगर आप दूरी थोड़ा सा भी घटाते हैं तो फोर्स बहुत ज़्यादा क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है, दूरी बढ़ने पे फोर्स घटेगा, दूरी घटने पे फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है? इन दोनों नियमों को मिला के इन्होंने एक सूत्र दिया, उसी सूत्र से हम इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। अगर इन दोनों को मिला दें तो हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। क्लियर है बच्चों? यहाँ से इन्होंने इस साइन को जब हटाया तो एक नियतांक जोड़ा क्या, K, स्मॉल k है,
जिसको हम कह सकते हैं अनुक्रमानुपातीय नियतांक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसका वैल्यू बताया कि यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जिसका मान 9 × 10⁻9 होगा और इसका मात्रक जो होगा वह आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यानी इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान 9 × 10⁻9, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस सूत्र के सहायता से यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक वर्ड आया, इस पे भी चर्चा हो रहा है। इस सूत्र से निर्वात अथवा वायु में स्थिर दो आवेशों के मध्य आप फोर्स ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या सर जी हम लोग निर्वात या वायु में ही फोर्स ज्ञात करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर हम बात करें इन आवेशों के बीच में कोई माध्यम ला के रख दिया जाए या इन आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक का मतलब किसी विद्युत रोधी पदार्थ में ले जाकर रख दिया जाए, क्योंकि अगर आप चालक पदार्थ में रख दिए तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन आवेशों को यदि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए या फिर इन आवेशों के मध्य में हम के परावैद्युतांक का कोई माध्यम लाके रख दें, तो उस कंडीशन में मतलब कोई अचालक पदार्थ, याद रखेंगे परावैद्युत पदार्थ मतलब अचालक पदार्थ, उसका मान हम यहाँ कितना डिनोट किए हैं, के मान ले रहे हैं, उसका मान जो है वह क्या है, के है। इसका एक वैल्यू होता है जिसको हम परावैद्युतांक कह रहे हैं, यानी उस परावैद्युत पदार्थ के लिए एक आंकिक मान। तो उस कंडीशन में यह फोर्स आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब सर जी यानी मीडियम में यह फोर्स आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब फोर्स घट जाएगा। कैसे सर जी पता चला फोर्स घट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि के बटे में आया, बटे में आने का मतलब यहाँ पे इन वैल्यूज में, यानी अगर हम ध्यान से देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू लिखा गया है यहाँ पे, यह किसके बराबर थे, इस फोर्स के बराबर, यानी F अपान के, यानी इस फोर्स में के से डिवाइड हो गया। यानी अगर हम कल्पना करें निर्वात में फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था और जिस माध्यम में रखें उसका मान अगर 2 भी है तो वैल्यू कितना आने वाला, 5, यानी मीडियम में 5 न्यूटन हो जाएगा। मतलब निर्वात में 10 था, मीडियम में कितना, 5, यानी बल घट गया। बल क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे एक वर्ड हम देखें, बार बार एक वर्ड आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एप्सिलॉन नॉट आपका, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पेपर में पूछता है इस एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड क्या है, तो अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं, परेशान मत होइएगा। तो आई होप इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। क्या है, क्लियर है? कूलॉम का नियम समझ में आया होगा। इस फोर्स से हम बल निकालेंगे या इससे निकालेंगे। अगर उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो वह सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी फोर्स घट जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन मिल के आया हमको क्या, कि जो माध्यम में बल होगा वह निर्वात में बल का 1/K गुना होगा, यानी उस बल से कम होगा क्योंकि K से डिवाइड हो रहा है। यहाँ से अगर एक रिलेशन निकालो तो यह गुणे में जाएंगे या कहाँ चले जाएंगे, बटे में, तो F अपान Fm बराबर आप कह सकते हैं क्या, K। यानी किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, तो कह सकते हो किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य लगने वाले निर्वात में लगने वाले बल तथा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? या के का मान यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं। एक वर्ड यहाँ बार बार देखे हैं एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉट के बगल में के भी आ गया है, तो इन चीज़ों पे चर्चा करते हैं, ये चीज़ें हैं क्या। तो बच्चों यहाँ आप जो देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इस चीज़ को। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी निर्वात में कोई पदार्थ अपने अंदर कितना वैद्युत धारण कर सकता है, यह आपका होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर इसके हम आंकिक मान की बात करें तो बच्चों यह होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक की बात करें कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो मात्रक होता है बच्चों वह क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन
मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? या इसका आंकिक मान और मात्रक दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता, आंकिक मान इतना, मात्रक इतना। अब यहाँ देखें इस सूत्र में बच्चों, यहाँ तो इतना ज़्यादा गाजू माजू हो गया, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे जब हम पदार्थ के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखे हैं आवेशों के बीच में, या उन आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में ले जाकर रखे हैं, तो यह फोर्स हमारा हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बगल में के आ गया है। क्या आ गया बच्चों? एप्सिलॉन नॉट के बगल में के। तो इस एप्सिलॉन नॉट के को कहते हैं बच्चों निरपेक्ष वैद्युतशीलता या माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसको दर्शाते हैं एप्सिलॉन से। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। तो यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से, Fm बराबर F अपान के या F अपान Fm बराबर के। एप्सिलॉन निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, कूलॉम का नियम समझ में आया। इनके आवेशों के मध्य फोर्स कैसे निकलेगा कूलॉम के नियम से, यह सूत्र समझ में आया। इससे या इससे निकालेंगे, इसका मान याद रखेंगे 9 × 10⁻⁹, मात्रक भी याद रखेंगे। इन सारे नोट्स के पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आई होप यह सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो चलते हैं कूलॉम के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है 0.4 माइक्रो कूलॉम आवेश के किसी छोटे गोले पर, मान ले रहे हैं एक गोला है हमारे पास जिस पर आवेश कितना है 0.4 माइक्रो कूलॉम, यानी कह सकते हैं 0.4 × 10⁻⁶ कूलॉम, इतना माइक्रो कूलॉम आवेश है। कह रहा है किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी एक और आवेश है यहाँ पे छोटा सा, जिसको हम Q2 कह रहे हैं, जिसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है? इस पर बल लग रहा है फिर से देखेंगे ध्यान से। यानी यह पहला आवेश है, Q1 का मान कितना दिया है इस पर? 0.4 माइक्रो कूलॉम। ध्यान से समझेंगे, 0.4 माइक्रो कूलॉम आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी यह एक गोला है जिस पर आवेश इतना है। किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, मान ले रहे हैं कोई अन्य छोटा आवेशित गोला है जिस पर आवेश कितना दिया है, यह चीज़ें यहाँ बताया गया। यदि दूसरे गोले पर आवेश कितना है 0.8 माइक्रो कूलॉम। अब कह रहा है इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? वह फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। तो कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी, अगर दूरी r हो तो इसको ज्ञात करना है कितना होगा, और दूसरा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी इस पर कितना बल लगेगा। तो बच्चों याद रखेंगे जब भी आवेश हमारा समान हो, आवेश को न बदला गया हो, दूरी में कोई चेंजिंग नहीं किया गया हो, तो जितना बल एक आवेश पर दूसरे के कारण लगता है उतना ही बल दूसरे पर पहले के कारण भी लगता है, क्योंकि सूत्र आपका चेंज नहीं होता है, सूत्र वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये बताओ यह वैल्यू फिक्स है, चार्ज Q1 भी फिक्स है, Q2 भी फिक्स है, दूरी भी फिक्स है। तो यहाँ पे जितना बल इस पर इसके कारण लग रहा है तो उतना ही बल इस पर इसके कारण भी लगेगा, क्योंकि सारा डाटा यहीं पुटअप करोगे वैल्यू सेम आनी है। यानी दूसरे पर भी बल कितना लगेगा बच्चों? 0.2 न्यूटन कह देंगे। दूसरे गोले पर भी उतना ही बल लगेगा जितना पहले गोले पर लग रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों गोलों के बीच की दूरी को फाइंड करते हैं। आइए समझते हैं ध्यान से। तो हमारा सूत्र है क्या बच्चों? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही है, चूँकि यह हमारा आवेश किस में रखा है? वायु में। किसी माध्यम में होता तो यहाँ K से गुणा हो जाता। तो अगर हमें F का मान देखें तो कितना बल लग रहा है? 0.2 न्यूटन। इसका मान देखें तो 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान देखें तो 0.4 माइक्रो कूलॉम है। तो माइक्रो कूलॉम को हम बदल लें कूलॉम में 10⁻⁶ हो जाएंगे। Q2 का मान भी देख रहे हैं 0.8 दिया है, तो 0.8 × 10⁻⁶ हो जाएंगे, बटे कितना हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बटे में गुणे में आएंगे तो यह कहाँ चला जाएगा? बटे में। यानी आप कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻⁹ × 0.4 × 10⁻⁶ × 0.8 × 10⁻⁶ कितना? 6, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2।
काट दीजिए, दशमलव से दशमलव, 2 दूना कितना 4, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, ध्यान देंगे कितना होगा बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 18 कितना 144, 144, तो 144 होगा, एक अंक पे दशमलव है यानी 14.4 हो जाएंगे। और यहाँ देखा जाए तो 6 6 12 माइनस होगा, यहाँ 9 घटेंगे तो कितना बचेंगे 10 पे -3। यहाँ से बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, दशमलव को इधर लेते जाएं तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 144, दशमलव को इधर लाएंगे, लेफ्ट से कहाँ गया है राइट में, तो 10 पे -1 होगा, ऑलरेडी 10 पे -3 था तो कितना हो जाएगा 10 पे -4। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10 पे -2 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 12 गुणे 10 पे -2 मीटर, या फिर -2 कब आया होगा जब दशमलव बाएं से 2 अंक दाएं गया होगा, लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यानी इन आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा होगा बच्चों 0.12 मीटर। क्लियर है? प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया नोट कर लेंगे, स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज न आए तो भी आप पूछ सकते हैं कि सर नहीं आया, कमेंट कर दीजिएगा, फिर से बता देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, और इन प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रश्न को कह रहा क्या, एक निश्चित आवेश दूरी r पर, एक निश्चित आवेश दूरी r पर स्थित है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित, फिर से सुनेंगे, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर, मान लीजिए एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है, पहले पर जो आवेश है वह है +4q और दूसरे पर जो आवेश है वह -2q। कह रहा गोलों के बीच जो है, गोलों के बीच जो आकर्षण बल है F है, गोलों के बीच आकर्षण बल कितना है बच्चों F है, यानी मान ले रहे हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वह F है। पहला आवेश हमारा कितना है 4q, दूसरा आवेश कितना है बच्चों हमारा -2q, फोर्स कितना है F है, दूरी नहीं दिया है, मान ले रहे हैं दूरी कितना है r है, दिया है दूरी कितना का है r। कह रहा है गोलों को स्पर्श कराकर, यानी गोलों को स्पर्श कराया गया और पुनः उसी दूरी पर ले जाकर पुनः दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा, यानी दूरी वही रहा, अब फोर्स पूछा है कितना लगेगा, तो इसको हम F1 कह दे रहे हैं, इसको कह दे रहे हैं F2 पूछा है। ध्यान से समझेंगे, जब इस कंडीशन में हमारा फोर्स F है तो यहाँ से हम कह सकते हैं F बराबर 1/4πε0। Q1 का मान कितना है बच्चों 4q और Q2 का मान कितना है -2q, दूरी कितना है r², यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं 1/4πε0 इंटू 4 दूना 8 q²/r², इतना फोर्स लगेगा। अब कहा जा रहा है इन दोनों आवेशों को कैसे लाया गया संपर्क में, अब संपर्क में लाएंगे तो आवेशों का स्थानांतरण होने लगेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, आवेशों का स्थानांतरण यानी प्लस माइनस है तो 2 कूलाम 4 2 में से घटेंगे, 4 कूलाम में से 2 कूलाम घट जाएगा तो बचेगा कितना 2q, और 2q या दोनों समरूप धातु के गोले हैं तो एक q ये ले लेगा, एक q यह ले लेगा, तो एक q लेकर यह यहाँ आ जाएंगे, एक q लेकर यह यहाँ आ जाएंगे, यानी यहाँ पे अब फोर्स कितना हो जाएगा F2 बराबर 1/4πε0 Q1 का मान 1q, Q2 का भी मान 1q, अपान क्या होगा बच्चों r², यानी कह सकते हैं 1/4πε0 q²/r²। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा नोटिस किया जाए, अगर हम F2 में F1 से डिवाइड कर दें, यानी F2 में हम F1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है 1/4πε0 रहेंगे q²/r², और जब डिवाइड किया जाएगा इस वैल्यू से तो 1/4πε0 रहेंगे -8 q²/r², तो यह वैल्यू खत्म, यह वैल्यू, यानी बचेगा कितना -1/8
8, यानी F2 बराबर हो जाएंगे बच्चों F1 का वहाँ गुणा करेंगे माइनस F1/8। मतलब पहले का अब जो होगा 1/8 गुना हो जाएगा, यानी 8 से डिवाइड हो गया, यानी बल घट जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या सर जी, यहाँ पे पहले दोनों लोग क्या कर रहे थे, आकर्षण का बल लग रहा था क्योंकि यह प्लस था या माइनस। अब दोनों एक एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज हो गए, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो माइनस ये बता रहा था F1 आकर्षण का था, लेकिन अब क्या F2 होगा, प्रतिकर्षण का होगा। कितना होगा, तो F1/8। मतलब सर जी अगर पहले यहाँ मान लो 80 न्यूटन बल लग रहा था तो यहाँ अब 80/8 यानी केवल क्या न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन। क्लियर है? आई होप इस पॉइंट को भी समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है बच्चों, दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन बल लगता है। यानी दो आवेशों को हम वायु में रखे हैं और उनके बीच जो बल लग रहा है वह कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। कह रहा है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए, यानी एक अन्य माध्यम में रख दिया जाए जो परावैद्युत माध्यम यानी किसी अचालक पदार्थ के बीच में रख दिया जाए, तो बल का मान कितना हो जाता है, 8 न्यूटन। यानी मीडियम में बल कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी वह परावैद्युत पदार्थ का मान कितना होगा, यानी के पूछ लिया है। परावैद्युतांक माने के का मान। तो अभी हम लोग याद हो बच्चों, जो मीडियम में फोर्स था वह हो गया है F/K के बराबर। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। जो माध्यम में फोर्स था वह वायु की अपेक्षा कितना हो गया, 1/K गुना। तो अगर हम K देखें हैं तो K किसके बराबर हो गया, F/Fm के। तो कहें हैं बच्चों इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। F/Fm बराबर क्या बताएं, K। तो यहाँ से बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए तो आप कह सकते हैं क्या, F का मान कितना है बच्चों हमारे पास, F का मान है 80 और यहाँ Fm का मान कितना है, 8, यानी बराबर K। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो K का मान कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। सॉरी 10, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि इसका भी मात्रक न्यूटन और इसका भी मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल होंगे। वैसे भी यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्लियर है बच्चों, K का मान कितना हो जाएगा, 10। इसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी यहाँ जो डिस्टेंस है वह कितना है बच्चों, 0.1 मीटर। कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ क्या रहेगा, प्रतिकर्षित, यानी जो फोर्स लग रहा है उनके बीच प्रतिकर्षण का वह कितना लग रहा है बच्चों, 18 न्यूटन। कह रहे यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, यानी पहले आवेश प्लस दूसरे आवेश का जो योग है वह कितना है, 9 माइक्रोकूलम, यानी कह सकते हो 9 × 10⁻6 कूलम हो, तो कहा जा रहा है 9 × 10⁻⁻ कितना, 6 कूलम। तो कहा जा रहा है 9 × 10⁻6 कूलम। तो कहा जा रहा है उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी Q1 का मान कितना है और Q2 का मान कितना है। यहाँ से बच्चों ध्यान देंगे, अगर हम Q1 और Q2 का मान निकालना चाहें तो इन मानों को ज्ञात कैसे करेंगे। सूत्र तो हमारा यही है, या बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर कोई एक वैल्यू मिल जाए यहाँ से Q1 तो Q2 निकल जाएगा, Q2 मिल जाए तो Q1 निकल जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से अगर हम Q1 का मान निकाल लें तो Q1 का मान हो जाएगा 9 × 10⁻6 और प्लस Q2 है उधर जाएगा माइनस Q2। तो यहाँ पे बच्चों आप रख देंगे 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। Q1 का मान रख देंगे कितना, 9 × 10⁻6 और माइनस क्या, Q2। और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2/r², r का मान 0.1 और यहाँ पे आपको F का मान दिया था कितना, 18 न्यूटन, यानी 18, यहाँ F का मान बराबर कह सकते हैं कितना, 18। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको Q2 का मान मिल जाएगा और Q2 का मान मिलने के बाद यहाँ रख दीजिएगा, इसको Q2 का मान रखेंगे यहाँ पे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, Q1 का। आई होप ये पॉइंट समझ पाए होंगे, जरूर इस प्रश्न को लगा लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्व करा देंगे। तो अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इस अभ्यास का शेष पॉइंट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिएगा, एक एक पॉइंट को सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा क्या चीज़ें हैं, या नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से इन चीज़ों को बता दिया जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।